तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का इतिहास यानी हिस्ट्री चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इस क्लास को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपका नहीं जाने वाला है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी। अगर आप शिद्दत से पढ़ते हैं तो वे सारे क्वेश्चन क्या करके मैं खुद से बना पाएंगे। इससे पहले हम लोग ने इतिहास का 2 चैप्टर पढ़ लिया है और उसका क्वेश्चन आंसर भी कर लिया है। जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसको पहले हम लोग उसको हमने पढ़ा था, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर किया था। दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, उसको भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़े थे और उसका भी क्वेश्चन आंसर हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको बायो मिल जाएगा और यह प्लेट लिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री 2027 के नाम से, तो वहां से आप देख सकते हैं, बारी बारी से चैप्टर बाई चैप्टर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का चैप्टर 3, जो बहुत ही बेहतर चैप्टर है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में दक्षिण पूर्व एशिया में फैला एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। जो हिंद चीन है दक्षिण पूर्व एशिया में फैला एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर है। 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। हिंद चीन में जो कितने क्षेत्र आते हैं, तो 3 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन सा? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस का याद हुआ? याद हो जाना चाहिए, वही है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, 3 वो क्षेत्र है। वियतनाम के तोनकिन एवं अनाम कई शताब्दियों तक चीन के कब्जे में रहा था। दूसरी तरफ लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कंबोज यानी कंबोडिया, यहाँ कंबोज दिया है, इसका मतलब क्या समझना है आपको? कंबोडिया समझना है। भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। आगे देखिए, का प्रधान केंद्र था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबोज यानी कंबोडिया का पतन हो गया। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। आगे चलते हैं। इस प्रकार कुछ देशों पर चीन एवं कुछ देशों पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से कथित होता है, जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था और कुछ क्षेत्रों पर अपना यानी हिंदुस्तान का प्रभाव था, इसलिए इसे कभी कहा जाता है हिंद चीन में राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। अब व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व, मतलब हिंद चीन में पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वह थे पुर्तगाली। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। यह याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। उसके बाद डच, इंग्लैंड तथा फ्रांस भी आए। फ्रांस के अलावा कोई भी देश हिंद चीन में अपना रुचि नहीं दिखा पाया। पहले इच्छा थी सबकी कि हम लोग क्या कर ले, हिंद चीन में कब्जा कर ले, लेकिन फ्रांस के सिवा दूसरा किसी का रुचि नहीं देखा, दूसरा कोई यहाँ अधिकार नहीं, अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाया। 20वीं शताब्दी तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंद चीन पर किसका प्रभाव था, किसका प्रभुत्व रहा? तो फ्रांस का। किसका प्रभुत्व रहा? फ्रांस का। चलिए आगे समझते हैं। फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। फ्रांस ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया, तो उसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य समझिए, बिना उद्देश्य के तो कुछ ना होता है। यहाँ कॉपी मांगने में भी उद्देश्य होता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से कॉपी मांगता है तो समझ जाइए दूसरे कुछ मांगता है। नहीं, ध्यान दीजिए, तो कॉपी नहीं देने का, बुला दिया मगर जाने का नहीं। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपनाना उपनिवेश बनाने के उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। उद्योगों के लिए कच्चे माल उपनिवेश से ही प्राप्त होते थे। यहाँ कहना क्या था कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। जैसे जिस प्रकार डच क्या कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे,
जिस प्रकार ब्रिटिश कंपनियां व्यापार कर रही थी, तो उसी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा यानी उसका टक्कर देने के लिए फ्रांस भी क्या करने लगा, उपनिवेश का निर्माण करने लगा। उद्योगों के लिए जो कच्चे माल उपनिवेश से ही प्राप्त होते हैं तथा तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए उपनिवेश एक बहुत ही क्या हो जाता है, बृहत बाजार हो जाता है, बहुत बड़ा बाजार हो जाता है, जहां हम अपनी सामान को बनी हुई वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यह एक टॉपिक निकल के आता है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसके बारे में समझिए। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहां मजदूरों को कोई भी अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। बंधुआ मजदूरी में क्या थी कि मजदूरों को कोई भी अधिकार नहीं था, लेकिन मिल मालिकों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहे जाते थे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। हिंद चीन में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में समझिए। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोहों का सामना करना पड़ा। अगर फ्रांस हिंद चीन पर कब्जा करके रखा था तो उसको समय समय पर विरोध का भी सामना करना पड़ा। परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू से ही यह और भी मुखर होने लगा। यह जो विरोध था काफी तेजी गति से फैल गया था 20वीं शताब्दी में। 1930 ईस्वी में फान बोईचाओ ने दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका नेता कुआंग डे था। अब से पूछा जाएगा कि दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो फान बोईचाओ के द्वारा। दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वह फान बोईचाओ के द्वारा की गई थी। यह बात आप याद रखेंगे, क्या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। फान बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। अगर राष्ट्रीयता की भावना को अगर फैलाने, पूरा एकदम बम्पर बवाल कराने में अगर किसी का योगदान था तो वह इस पुस्तक का था, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम यानी फ्रांस के आने से वियतनाम में और लाओस में क्या हानि हुई है, इस पर लिखी गई थी पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, जो पूरा क्या हो दिया, फोड़ दिया लोगों के मन को एकदम झकझोर दिया कि भाई कितने लॉस में है हम, कितने हानि में है फ्रांस के यहाँ अधिकार करने से। सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने हिंद चीन के छात्रों ने प्रेरित होकर वियतनाम पुआन फू हुई यानी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन की स्थापना की। जो देश प्रेमी थे, जो हिंद चीन के देश प्रेमी थे, उनके सहयोग से 1914 ईस्वी में वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन की स्थापना की गई। लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। भाई जो शासन करके रखा है, जो अधिकार करके रखा है, जो माजा मार रहा है, वो इतनी जल्दी अपने माजा को छोड़ने वाला नहीं है, वो इतनी जल्दी छोड़कर जाने वाला नहीं है हिंद चीन को। तो यह बात तनिषा सलटनी होगी, समझनी होगी। दिन प्रतिदिन हिंद चीन के लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही थी। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था, कोई सुधार नहीं हो रहा था, लेकिन क्रांति जारी था। एक न एक दिन क्या हो जाए, आजादी मिलेगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ उदारवादी नीतियां अपनाई गई। कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई कि भाई यह समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है, इसके लिए लोगों को एक सभा बुलाई गई, प्रतिनिधि बुलाया गया, उसके सदस्य का निर्वाचन किया गया, व्यवस्था की गई। 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कुयोक मतलब हो ची मिन्ह, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक बन के आता है, यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों निकलेगा आपको। 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कुयोक यानी जिनका ओरिजिनल नाम हो ची मिन्ह था नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया, जो हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया था। हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गया था, मॉस्को गया था, और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल की गठन किया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था, तो वह हो ची मिन्ह ने किया था। किसने किया था? हो ची मिन्ह ने। 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया।
अब आर्थिक मंदी के कारण हुआ कथी कि अर्थव्यवस्था और भी टूट पड़ी, अर्थव्यवस्था एकदम तहस नहस हो गई। तो लोगों को लगा भाई यह कर क्या रहा है फ्रांस यहाँ। एक तो चल भाई हम मान के चलते हैं कि हम लोग को शासन ढंग से नहीं करने आता है, ससुरा तू शासन भी कर रहा है तो कहाँ हम लोग का विकास हो पा रहा है, हम लोग की स्थिति में कहाँ सुधार है, हम लोग कहाँ कुछ कर पा रहे हैं। तो इस लोग के मन में झकझोरे लोगों ने सोचा कि भाई जिस तरह रहते हैं मतलब ठीक आजाद रहते हैं तो ठीक रहते हैं, भाई अपना करते हैं तो भाई गलत करते हैं तो ऐसा ही करते हैं, हम करते हैं तो समझ में आता है, दूसरा कोई लोग करता है तो यार लगता है कि भाई क्या कर रहा है यार, छोड़ हटाओ। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता, यह एक दूसरे से कैसे संबंधित है इसके बारे में समझिए। जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से बाहर हो गया, जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से बाहर हो गया और फ्रांस में जर्मनी समर्पित सत्ता कायम हो गई। उसके बाद जापान ने पूरी हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर में कार्यकर्ताओं ने वियत मिन्ह यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसानों, बुद्धिजीवियों, आतंकित व्यापारियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध की नीति का अवलंबन किया यानी अपनाया। छापामार युद्ध क्या होता है कि भाई एक जगह को टारगेट किया जाता है कि फलाना जगह पर आज कर देना है, समाप्त कर देना है, काम खत्म हो जाएगा, फिर वहां एक टारगेट कर लेने के बाद में दूसरा जगह पर टारगेट करेगा, क्या हो आज यहाँ निपटा देने के बाद ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए जगह। ऐसे ही ऐसे का मतलब कि टारगेट करके किया जाता था, युद्ध किया जाता था, उसे कहा गया छापामार युद्ध कहा गया। 1944 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया। 1944 ईस्वी में फ्रांस कहां से निकल गया, जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया तथा जापान पर परमाणु हमला के पश्चात जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 9 अगस्त 1945 को सुना था 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया। उसके बाद में उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। इस स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि खुद को वह पुनः हिंद चीन में कर सके, स्थापित कर सके। भाई दोनों की स्थिति चरमरा सा गया था, जापान का वही हाल था, जर्मनी का वही हाल था। तो जापान में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कब्जे कर सके, फिर से हिंद चीन पर क्या कर सके, अधिकार कर सके। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। इस सरकार का प्रधान हो ची मिन्ह को बनाया गया। इस तरह से क्या हुआ कि हिंद चीन वियतनाम क्या हुआ, आजाद हुआ। अब बताया जाएगा कि अब कटौती निकल के आता है हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। हिंद चीन में फ्रांस ने जो अधिकार किया था, आधिपत्य जमाया था, तो उसकी नीति कौन सी थी, उन नीतियों के बारे में समझिए। फ्रांस हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था। भाई जितनी भी बची है, जितनी भी हिंद चीन में जगह क्षेत्र बचा है, उसको बचाने के लिए वो क्या हो चुका, तय हो गया, मतलब वो कूद पड़ा। अतः उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई कि हम एक अलग प्रकार से क्या करेंगे, औपनिवेशिक व्यवस्था क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। अब वह कौन कौन सी स्थापित करने का तरीका था, उसके बारे में हम लोग कनिसा जानने का प्रयास करते हैं। अभी शादी विवाह का मौसम है यार, बहुत गाने में ध्यान चल रहा है। फ्रांस ने घोषणा की कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश शामिल रहेंगे। फ्रांस ने घोषणा किया कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा जिसमें अधिकांश देश क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। इस महासंघ एक अंग हिंद चीन भी होगा। जापानी सेनाओं के हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सैगान पहुंची, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना सैगान में ही फंसी रही। अंततः 6 मार्च 1946 ईस्वी को हनोई समझौता, ये इसको ध्यान रखिएगा, हनोई समझौता को अंततः 6 मार्च 1946 ईस्वी को हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना। साथ ही माना गया कि यह गणराज्य
हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीन में संघ फ्रांसीसी यूनियन में ही रहेगा। फ्रांस ने कोचिन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया, जिससे हनोई समझौता टूट गया। लेकिन पूछा जाएगा आपको हनोई समझौता कब हुआ था? 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। इसको ध्यान में रखिएगा आप। अभी ऑर्केस्ट्रा चल रहा है बगल में। चलिए आगे समझते हैं। प्रत्यक्ष अब तक हो ची मिन्ह की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, अतः पुनः गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया भाई। और वियतनाम के पास भी इतना शक्ति नहीं बचा था कि वह क्या कर सके, एकदम खुले रूप से आके मैदान में लड़कार कर सके, युद्ध कर सके। इसलिए उसने गोरिल्ला युद्ध ही किया। गोरिल्ला युद्ध का मतलब ही छुपे पानी युद्ध की तरह ही होता है। एक जगह को टारगेट करना, वहां तहस नहस कर देना, फिर दूसरी जगह को टारगेट करना, फिर तहस नहस कर देना। तहस नहस करने का मतलब भाई स्वतंत्रता की लड़ाई से है, जो शासन करके रखा था ना उससे लड़ने से है। इसका मतलब ही नहीं कि कोनो के घर द्वार जाके तो तहस नहस कर दिया वो लोग, ऐसा नहीं होता है। इस युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह हार गया। फ्रांस के लगभग 16,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरह दियन बियन फू पर समाजवादियों का क्या रहा? अधिकार हो गया। अब अमेरिका का हस्तक्षेप समझिए। अमेरिकी हस्तक्षेप के बारे में समझिए कि अमेरिका ने हिंद चीन में अपना कैसे हस्तक्षेप किया। अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, ने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। साम्यवादियों के विरुद्ध में इसकी घोषणा भी कर दी। 1954 में हिंद चीन समस्या पर एक वार्ता बुलाया गया, जिसे जिनेवा समझौता कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। कौन सा समझौता? जिनेवा समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। जिनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। हनोई नदी से सटे उत्तर के क्षेत्र को उत्तरी वियतनाम को हो ची मिन्ह को, और उससे दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी वियतनाम अमेरिका को क्या कर दिया गया? समर्पित कर दिया गया कि जो उत्तरी वियतनाम है वो हिंद चीन के कब्जे में रहेगा, और जो दक्षिणी वियतनाम है वो अमेरिका के कब्जे में रहेगा। रे भाई तू कौन होता है बांटने वाला वियतनाम को? पूरा पहले ही सोच रहा। चलिए आगे समझते हैं। तो पूछा जाएगा कि वियतनाम को 2 हिस्सों में किस समझौता के द्वारा बांटा गया था? वियतनाम को 2 हिस्सों में किस समझौता के द्वारा बांटा गया था? तो जिनेवा समझौता के द्वारा। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जिनेवा समझौता के तहत लाओस और कंबोडिया को वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। लाओस में गृह युद्ध, इसके बारे में समझिए। जिनेवा समझौता के तहत लाओस और कंबोडिया को पूर्ण स्वतंत्र देश मान लिया गया। पूर्ण स्वतंत्र देश मान लिया गया। जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल करने के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत, कनाडा एवं पोलैंड थे। कि भाई किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना हो, लाओस को अगर स्वतंत्रता मिली है तो वह स्वतंत्र ही रहे, उस पर कोई कब्जा ना करे। इसका देखरेख करने में किसका योगदान था? भारत, कनाडा एवं पोलैंड का था। पंचायती बनल हुआ अपन भारत देश। लाओस में 3 राजकुमारों के राजनीतिक वर्चस्व के संघर्ष के कारण अस्थिरता फैल गई। अब लाओस में 3 राजकुमार, अब वो कहता था हम राजा बनेंगे, वो कहता था हम राजा बनेंगे। रे सत्यनारायण महाराज की प्रसादी है, के बांट ले बोलो कौन। यहाँ 3 गो राजकुमार, लाओस एक जगह है, वहां कह रहा था भाई 3 राजकुमार क्या करेंगे? शासन करेंगे। तीनों राजकुमार क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। राजा 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवन फूमा के नेतृत्व में सरकार बनी। लाओस में 3 भाइयों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चालू हो गया था और भयंकर गृह युद्ध शुरू हुआ। एक भाई ले मार दूसरे भाई को, तीसरा भाई मार ले भाई, तीनों आदमी अपने में लड़ रहा है। सब काहेला? राजा बनने के लिए, सत्ता पर राज करने के लिए, हमारा राज रहेगा।
चलिए देखिए, लाओस के गृह युद्ध में अमेरिका और रूस की परोक्ष सहभागिता के कारण विश्व शांति को खतरे में डाल दिया। तब भारत ने जिनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई। अंततः इस प्रकार 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाना तय हुआ, जिसमें लाओस के तीनों पक्षों की भागीदारी पर रूस अमेरिका भी सहमत है। मई 1661 में यह सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान की और मंत्रिमंडल भी बना, परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण अमेरिका इसमें चाल चल दिया। अमेरिका के चाल चलने के कारण, षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। अमेरिका लाओस में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि यहाँ साम्यवादी विचारधारा का क्या हो, प्रसार हो। अतः चुनाव द्वारा सुवन फुमा को प्रधानमंत्री बनाया गया और सुवन बोंग उप प्रधानमंत्री बना। इससे असंतुष्ट पाथेट लाओ ने सन 1970 में लाओस पर आक्रमण किया, जॉर्ज के मैदान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी किया, परंतु पाथेट लाओ के आक्रमण को रोका नहीं जा सका। रूस लाओस पर आक्रमण और उसके बिगड़ती स्थिति की जिम्मेवारी अमेरिका पर सौंप दिया कि जॉन कर रहा है भाई, जो भी कांड हो रहा है, जितना भी कर्म कांड हो रहा है, वह करने वाला कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है, अमेरिका है। यह अमेरिका नहीं चाहता तो नहीं होता। यह सब किसका चाल है, अमेरिका का चाल है। काय के लिए, तो हिंद चीन पर क्या करने के लिए, अधिकार करने के लिए। बहुत नीच किस्म का ना होता है एक आदमी, नीच किस्म का एक देश है जिसका नाम क्या है, अमेरिका। वो ससुरा किसी का नहीं होगा, छिलल मुर्गा है ये सब। अमेरिका के खुलकर युद्ध में आ जाने से यह जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 1971 में हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया। उसके साथ ही अमेरिकी सैनिक, युद्धक विमान एवं बम वर्कक हेलीकॉप्टर भी थे। सब कहाँ पहुंचा, हिंद चीन पहुंचा। कभी करने के लिए, अधिकार करने के लिए। इसका उद्देश्य होचिमिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था। पाथेट लाओ ने रूस ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वे अमेरिका पर दबाव डालकर उन्हें रोके, परंतु चीन ने अमेरिका को धमकी दी। पहले ही अमेरिका को लगा कि वह युद्ध जीत लेगा, परंतु होचिमिन्ह मार्ग क्षेत्र पर जाकर उसकी सेनाएं फंस गई। लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना ही मात्र एक उपाय था। इस तरह अमेरिका अपने आक्रमणों में वामपंथ के प्रसार को रोक नहीं पाया। कंबोडियाई संकट के बारे में समझते हैं। कंबोडिया में जो संकट हुआ था, संकट उत्पन्न हुई, उसके बारे में देखें। सन 1954 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनाने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिंहासनुक को शासक माना गया। तो आपसे सवाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कथी कि नरोत्तम सिंहासनुक कहाँ के शासक थे, तो वह कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के। नरोत्तम सिंहासनुक 1954 ईस्वी में ही कंबोडिया को गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर चलाना शुरू कर दिया। अमेरिका कंबोडिया पर अपना प्रभाव चाहता था। वह चाहता था अब कंबोडिया पर क्या कर ले, अधिकार कर ले। ससुरा महाबैल है, होता था। परेशान है एकरा हमारे लोग, विश्व के आदमी सब, विश्व के आदमी कहते देश परेशान है विश्व के, दूसरा छिलन मुर्गा से। वह थाईलैंड को उसकाकर कंबोडिया को तंग करना चाहता था, जिसके कारण नरोत्तम सिंहासनुक ने अमेरिका से सारे रिश्ते तोड़ दिए और अमेरिका से किसी प्रकार का मदद लेने से इनकार कर दिया। यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी। मई 1965 में अमेरिका ने वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण कर दिया। आगे चलकर सन 1969 ईस्वी में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि रबर की फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। करने वाला कौन है, अमेरिका। ससुरा बड़ी नीच आदमी, बहुत नीच। जितना हो सके उतना कम, जितना गरिया लेना है उतना कम ही होगा ससुरा के लिए। सिंहासनुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की एवं रूस की ओर से झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनयिक संबंध बढ़ाने शुरू किए। तत्कालीन दो गुटीय विश्व व्यवस्था में पूंजीवाद। अमेरिका यह नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे।
अमेरिकी षड्यंत्र के कारण नरोत्तम सिंहासनों के पद से हटा दिया गया तथा अमेरिका समर्पित जनरल लोन के नेतृत्व में सरकार बना। नरोत्तम सिंहासनों ने पेकिंग में निर्वासित सरकार का गठन कर जनरल लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया और साथ ही राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया और जनता से मौजूदा सरकार को अपदस्थ करने की अपील की। अप्रैल 1970 ईस्वी सिंहासनों ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। नरोत्तम सिंहासनों की सेना विजयी हुई राजधानी नामपीनाह की ओर बढ़ रही थी। अमेरिका ने तुरंत इससे हस्तक्षेप किया। दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई और व्यापक संघर्ष शुरू हो गया। यह युद्ध बहुत ही भयंकर हो गया। स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का सम्मेलन बनाने का प्रस्ताव रखा। 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि यह सम्मेलन सफल रहा परंतु कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कंबोडियाई छापामारों, अमेरिकी सेना के बीच युद्ध, बमबारी, नृशंस हत्या, बहुत ही हत्या हुई। इस दौर में ही 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया परंतु नरोत्तम सिंहासनों एवं लोन नोल की सेनाओं में संघर्ष चलता रहा। 5 वर्ष बाद सिंहासनों ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उनकी लाल खुमेरी सेना विजयी करती आगे बढ़ती गई। अंततः लोन नोल को भागना पड़ा। अप्रैल 1975 में कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त हो गया। अब जाके कथी हुआ 1975 में क्या हुआ, समाप्त हुआ। बहुत सारा संघर्ष चला। यह सब कराने वाला कौन है? विश्व में अगर शांति का माहौल है तो यह अमेरिका से बर्दाश्त नहीं होता है। तो वह चाहता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी से कत्ल करता रहे, युद्ध चलता रहे, युद्ध करता रहे, काहे कि उसका क्या हो, उसका जो अस्त्र शस्त्र है वह क्या हो, बिकता रहे। जो उसका हथियार है वो कहते रहे, बिकते रहे। बड़ी खतरनाक आदमी, बड़ी खतरनाक, बड़ी नीच। नरोत्तम सिंहासनों पुनः राष्ट्राध्यक्ष बने परंतु 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि कंपुचिया किसका नया नाम है, किस देश का नया नाम क्या है? कंपुचिया है। तो वह किसका था? कंबोडिया का था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका, इसके बारे में अब देखना होगा। जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया था। यह पहले ही जान चुके हैं। किस समझौता के द्वारा? तो हनोई समझौता के द्वारा। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्पित हो ची मिन्ह तथा दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्पित बाओ दाई की सरकार थी। बाओ दाई की सरकार। जिनेवा समझौता के तहत यह कहा गया कि 1956 ईस्वी तक चुनाव द्वारा वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा, लेकिन यह नहीं किया गया। 1960 में वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष जारी हो गया। अमेरिका ने 1961 में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए शांति के खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर दिया और अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम में भेज दिया। अमेरिका उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर उसके सैनिक अड्डे तबाह कर दिया। इस युद्ध में हथियारों, टैंकों, बम वर्षक विमानों का बहुत प्रयोग हुआ था। वह कुछ भी कर सकता है, शांति तो उसके लिए कुछ ही नहीं है, शांति चाहता ही नहीं है अमेरिका। चलिए, रासायनिक हथियारों, नापाम, एजेंट ऑरेंज एवं फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम के साथ वियतकांग एवं वियतकांग समर्थक दक्षिणी वियतनाम के जनता से भी लड़ा गया। इस युद्ध में निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती है। फिर पूरे गांव में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता है। इस युद्ध में महिलाओं भी हाथों के बंदूक लिए अमेरिका से जमकर मुकाबला करने लगी। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने अदालत लगाकर अमेरिका को
वियतनाम युद्ध के लिए क्या बताया, दोषी ही ठहराया। अमेरिका दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। वही वियतनाम अपने अस्तित्व और राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। अमेरिका हो ची मिन्ह मार्ग के सड़कों पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर देता था, परंतु राष्ट्रवादी उसका तुरंत मरम्मत कर लेते थे। क्या देखना पड़ रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर भी आक्रमण कर दिया। तीन तरफा युद्ध में पकड़कर फंस गया और उसे वापस होना पड़ा। किसे? अमेरिका शांति वार्ता चाहता था, लेकिन अपनी शर्तों पर, जिसके कारण 1968 में पेरिस में शांति वार्ता सफल नहीं हो सकी। अमेरिका असफलता और वियतनाम का एकीकरण। अमेरिका क्या हुआ, जो चाहता था वह तुरे रखना, उस पर आक्रमण करना, तो वह आक्रमण नहीं कर पाया और नहीं उसे तोड़ पाया, और अंततः क्या हुआ, वियतनाम का क्या हुआ, एकीकरण हो गया। अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के ही अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। दूसरी तरफ निक्सन अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बन गया। अमेरिका की शर्तें क्या थी, इसके बारे में समझ लीजिए। अमेरिका सेना उस क्षेत्र में रहेगी, कौन क्षेत्र में, दक्षिणी वियतनाम, मतलब कि हिंद चीन क्षेत्र में, जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा एवं दक्षिणी वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी जारी रहेगा। साला गधा पे तू क्या ला रहा है, मच्छरों तबाह कर रहा है। निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद वियतनाम समस्या का जल्द समाधान की जिम्मेवारी उस पर सौंपी गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ती जा रही थी। हॉलीवुड की फिल्मों में वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने के स्थान पर अमेरिका के अत्याचारों पर फिल्में बनने लगी। इसी समय माइली गांव की एक घटना प्रकाश में आई। अमेरिकी सेना की एक आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। अभी क्या था भाई, इसके बारे में समझिए। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए, अब माइली गांव की घटना क्या थी, पहले माइली गांव की घटना सामने आई। अब माइली गांव की घटना आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना बनाई। 5 सूत्री योजना क्या है? हिंद चीन में सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथा स्थान पर रहे। युद्ध विराम देख रेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, मतलब दूसरा कोई करेगा, विश्व के अन्य देश करेंगे। इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, कोई भी हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ क्या रहेगी, बंद रहेगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा, परंतु शांति प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेना ने पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेगी। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी, वियतनामियों ने इसे खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष करने में लगा। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में एक समझौता तय हुआ, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त बमबारी बम से भी ज्यादा है। हनोई भी इस बमबारी में ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन वियतनामी डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौते की मुख्य बातें थी, युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम परस्पर सलाह कर के एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया
एवं अप्रैल 1975 में उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। इस प्रकार 7 दशकों से ज्यादा चलने वाला यह अमेरिका वियतनाम युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस युद्ध में 9855 करोड़ डॉलर रुपए खर्च हुए थे। बाप रे बाप, 9855 करोड़ रुपए, करोड़ डॉलर रुपए खर्च हुए थे। सर्वाधिक व्यय अमेरिका का था, उसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे अमेरिका के, 3 लाख सैनिक घायल हुए थे। दक्षिणी वियतनाम ने 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर एवं 3600 अनगिनत टैंक नष्ट हो गए। इन सारी घटनाओं के कारण धन जन की बर्बादी के अलावे अमेरिकी साख को भी गहरा आघात पहुंचा। पूरे हिंदी चीनी में वह बुरी तरह असफल रहा। अंततः उसे अपनी सेनाएं हिंद चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों की संप्रभुता एवं अखंडता को स्वीकार करना पड़ा। आगे समझिए तनिषा, थोड़ा सा और होगा इसमें। अब माइलीगांव की घटना के बारे में समझिए कि माइलीगांव की घटना क्या थी, जिसके बाद अमेरिका की पूरी जग हंसाई हुई, पूरे विश्व में आलोचना हुई अमेरिका की कि भाई अमेरिका जैसा नीच देश कोई नहीं है, इसके जैसा देश कोई नहीं है, पूरा गिरा हुआ देश है। तो वह माइलीगांव की घटना क्या थी उसके बारे में समझ लेते हैं। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग का समर्थक मानकर, वियतकांग से तो अमेरिका की चलती थी, उसकी दुश्मनी चलती थी, तो वियतकांग का समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार दिया। पूरे गांव को घेर लिया आड़ियों से चारों तरफ से, और वहां के पुरुषों को क्या कर दिया, मार दिया। वियतकांग समर्थन पुरुषों को मार दिया और औरतों और बच्चों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। कितना नीच काम है, सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में क्या लगा दी गई, आग लगा दी गई। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया जिसने इस घटना को उजागर किया, नहीं तो इस माइलीगांव की घटना की जानकारी ही हम लोग को नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो समझ में आया होगा। पूरे चैप्टर हम लोगों ने पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अगले चैप्टर में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।